अब हम यह बात करते हैं कि आखिर आर्य भारत में कब आए होंगे, इसका अंदाजा कैसे लगाया गया और कितना पुराना इसे माना जाता है। देखिए, सभी भाषाविदों का स्पष्ट मत है कि कम से कम 3,500 ईसा पूर्व तक, यानी कि आज से 5,500 साल पहले तक सभी प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग एक साथ अपनी मातृभूमि में रहते थे, जहां भी वह जगह रही हो। अब इस कालक्रम का आधार भी समझ लीजिए। दरअसल 4,000 ईसा पूर्व के बाद कुछ प्रमुख तकनीकी विकास हुए, जिसमें सबसे प्रमुख है 3,500 ईसा पूर्व के लगभग पहियों वाली गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू होना। जैसे रथ हुआ, बैलगाड़ी हुई। तो सभी इंडो यूरोपियन शाखाओं में पहिए वाले वाहनों के लिए कॉमन वर्ड मिलते हैं, जिससे स्पष्ट है कि जब इन वाहनों का आविष्कार हुआ और फिर इनका इस्तेमाल भी शुरू हो गया, तब तक इन सभी शाखाओं के लोग साथ में रहते थे। अगर तब तक ये अलग हो गए होते तो पहिए वाले वाहनों के लिए इनकी भाषाओं में भिन्न भिन्न शब्द होते। तो पहिए वाले वाहनों का जो इस्तेमाल है वह 3,500 से 3,000 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हो चुका होगा। यानी कि सभी प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग इस समय तक तो साथ रहे होंगे और इस समय के बाद में वे अपने मूल स्थान से निकलकर अलग अलग इलाकों में बसने लगे होंगे। तो इस मूल स्थान से निकली जो शाखा भारत तक आर्यों के रूप में पहुंची, वो उस मूल स्थान से कब निकली होगी? इसके लिए आर्य आक्रमण सिद्धांत में माना जाता है कि 2000 ईसा पूर्व के लगभग इंडो यूरोपियन लोगों का एक समूह अपने मूल स्थान से निकलकर मध्य एशिया में आकर बस गया। इन्हें इंडो ईरानियन कहा जाता है। कुछ सदियों बाद इनमें से एक समूह भारत की ओर विस्तार करने लगा, जिसे इंडो आर्यन नाम दिया गया। यही वे आर्य थे जो 1500 ईसा पूर्व में भारत में दाखिल हुए और यहीं बस गए। देखिए, जहां भी आक्रांता आते हैं वहां खून खराबा, आगजनी, तोड़फोड़ होती ही है। पुरातत्व उत्खनन में ऐसी जगहों पर ऐसे कंकाल मिलते हैं जिनकी हड्डियों आदि पर घावों के निशान होते हैं, तोड़ी गई इमारतें मिलती हैं, जली हुई चीजें भी बड़ी मात्रा में मिलती हैं। इस प्रकार की चीजें मिलने से साबित हो जाता है कि अतीत में वहां कोई युद्ध या कोई हमला हुआ था। हालांकि इतने से भी यह साबित नहीं होता कि वह हमला किसी विदेशी ने ही किया था और हमले के बाद वे विदेशी वहां काबिज हो गए थे। ये तब माना जाता है जब उस इलाके की संस्कृति में अचानक कोई बड़ा बदलाव पुरातत्व साक्ष्यों में दिख रहा हो। गजब की बात यह है कि जिस समय में आर्य आक्रमण की बात कही जाती है, उस समय में तो क्या, उसके आसपास की कई सदियों में भी ना तो ऐसे कोई चिन्ह मिले जो किसी हमले का संकेत देते हो, ना ही ऐसे कोई चिन्ह मिले जो कि किसी बड़े सांस्कृतिक बदलाव का कोई साक्ष्य पुरातत्वविदों के सामने प्रस्तुत करते हो। यानी पुरातत्व साक्ष्य न केवल आर्य आक्रमण को झूठा साबित करते हैं, बल्कि आर्य प्रवास की बात को भी खारिज करते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर हुए प्रवास में भी सांस्कृतिक बदलाव अवश्य दिखाई देते हैं। और ऐसा कोई भी साक्ष्य हमें पुरातत्व के प्रमाणों में नहीं मिला आज तक। पुरातत्व साक्ष्य न केवल आर्यों को विदेशी बताए जाने के दावे का खंडन कर रहे हैं, बल्कि वह यह भी दर्शा रहे हैं कि भारत ही प्रोटो इंडो यूरोपियन होमलैंड हो सकता है। देखिए, आर्यों को विदेशी बताने वाले भाषाविद कहते हैं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक अपने मूल स्थान में ही रहा करते थे, फिर वे अन्य इलाकों में जाकर बसने लगे। इसके बाद इसी क्रम में 1500 ईसा पूर्व में इनका एक समूह भारत में आ बसा। यही वे प्राचीन आर्य थे जिन्होंने भारत में आकर ऋग्वेद की रचना की। लेकिन पुरातत्वविदों का स्पष्ट मत है कि 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के बीच वैदिक इलाके की एथनिकल कंपोजिशन में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ। यानी इस दौर में ऐसी किसी बाहरी नस्ल का आगमन नहीं हुआ जो यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में बदलाव ला सके। यानी कि पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार भाषाविदों का यह दावा गलत साबित होता है कि 1500 ईसा पूर्व में कोई विदेशी आर्य भारत में आए थे। एक और बात समझिए, ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में है, जो कि इंडो यूरोपियन भाषा है। भाषाविद ऋग्वेद की रचना का स्थान वैदिक इलाका बताते हैं और इसका रचना काल लगभग 1500 ईसा पूर्व का मानते हैं। इधर पुरातत्व साक्ष्य यह कह रहे हैं कि जो लोग 1500 ईसा पूर्व में वैदिक इलाके में थे, वे कम से कम 4,000 ईसा पूर्व से वहीं मौजूद थे। यानी 3,000 ईसा पूर्व से भी 1,000 साल पहले से वैदिक संस्कृत भाषी लोगों के पूर्वज प्राचीन भारत में मौजूद थे। अब भाषाविद कहते हैं कि लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक तो प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग अपने मूल स्थान से बाहर निकले ही नहीं थे। फिर ऐसा कैसे संभव है कि भारत में 4,000 ईसा पूर्व के पहले भी इंडो यूरोपियन लोग मौजूद थे? यह तभी संभव हो सकता है जब भारत ही वह मूल स्थान रहा हो, क्योंकि 3,000 ईसा पूर्व के बाद वो लोग बाहर गए, लेकिन 3,000 ईसा पूर्व से पहले वे अपनी होमलैंड में तो जरूर पाए जाएंगे। एक और तरीके से समझिए,
भाषाविद कहते हैं कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग बड़े पैमाने पर अपने मूल स्थान से निकलकर अलग अलग इलाकों में बसने लगे, जबकि पुरातत्व साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि इस कालखंड में ऐसा कोई भी विदेशी समूह भारत में नहीं आया था। तो फिर यहाँ पर वैदिक संस्कृत बोलने वाले ऋग्वेद के रचनाकार कब आ गए? इसका बस एक ही कारण हो सकता है, वह यह कि वैदिक संस्कृत कहीं से आई नहीं, बल्कि वो हमेशा से इसी इलाके की भाषा थी। ध्यान दीजिए, भाषाविद मानते हैं कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग अपनी होमलैंड से बाहर जाने लगे थे। वह यह नहीं मानते कि बाहर के लोग उनकी होमलैंड में आने लगे थे, यानी उस समय होमलैंड में कोई विदेशी समूह आकर नहीं बस रहे थे। और बिल्कुल यही भारत में भी हो रहा था। पुरातत्व साक्ष्यों की रोशनी में देखे गए इन सभी तथ्यों का सीधा सा निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भारत ही वह होमलैंड था और वैदिक लोग ही वह प्रोटो इंडो यूरोपियन लोग थे जिन्होंने अन्य इलाकों में जाकर इंडो यूरोपियन भाषाओं का विस्तार किया। देखिए, मात्र भाषाई आधार पर गढ़े गए आर्य आक्रमण सिद्धांत अथवा आर्य प्रवास सिद्धांत को पुरातत्व खोजें सीधी चुनौती देती है। यह बात पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि आर्य आक्रमण सिद्धांत के तो सबसे प्रबल समर्थक एर्दोसी और विर्जल भी यह स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पर पुरातत्व शास्त्र की खोजें भाषाविदों की राय से सीधा विरोध रखती हैं। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।